हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजुकेशन। स्वागत है एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सेशन में। तो जैसा आपको पता है डेली बेसिस पे इस चैनल पर दो वीडियोस अपलोड होते हैं। एक मॉर्निंग में द हिंदू का वीडियो और फिर डेली बेसिस पे शाम को एक वीडियो अपलोड होता है जिसमें द हिंदू के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं उनको भी हम कंपाइल करके डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक सोर्स तो आप पूरा मॉर्निंग में ख़त्म कर देते हैं। अब उसके अलावा बहुत सारे और भी चीज़ें बची हैं। इंडियन एक्सप्रेस है, पीआईबी है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, उन सब का पूरा कवरेज इस वाले सेशन में मिल जाता है। ये सेशन कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता, थोड़े से समय के अंदर में मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को सटीक तरीके से करवाया जाता है। कहने का मतलब है ये जो सीरीज़ है द मोस्ट लॉजिकल सीरीज़ होने वाली है करंट अफेयर्स की, जहाँ पे केवल उतनी इन्फॉर्मेशन आर्टिकल को लेकर दी जाएगी जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सभी सोर्सेज जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं एक ही जगह पर आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले उससे बता दूं कि अगर आपको ये सब पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पर जा सकते हैं। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखिएगा दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये चैनल मिलेगा। यहाँ से आप सभी लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने आर्टिकल नंबर 1 के साथ में। यहाँ पे बात हो रही है सेंट्रल सिल्क बोर्ड के बारे में। हाल ही में ये पर्टिकुलर बोर्ड काफ़ी चर्चाओं में देखने को मिला है और पीआईबी ने यानी कि सीधा भारत सरकार की साइट से ये डेटा आया है, तो काफ़ी रेलिवेंट होता है। आपको पता होगा पीआईबी मोस्ट ट्रस्टेबल सोर्स आज के समय पर माना जाता है। ठीक है, तो पहली बात हम ये जान लेते हैं हमारे पास में न्यूज़ क्या है, मतलब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। कोई तो कारण होगा, बेफालतू में थोड़ी पढ़ेंगे इस बोर्ड को। तो दोस्तों कारण यह है कि हाल ही में सेंट्रल सिल्क बोर्ड का प्लैटिनम जुबली को सेलिब्रेट किया गया था, इस वजह से चर्चाओं में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, सर ये प्लैटिनम जुबली का मतलब क्या होता है। मतलब 70 साल से ज़्यादा यहाँ पर इस बॉडी को पूरे हो चुके हैं। जैसे हम बोलते हैं इस बॉडी को सिल्वर जुबली इसकी सेलिब्रेट की जा रही है, मतलब उसको 25 साल हो गए हैं। ऐसा आपने गोल्डन जुबली का नाम सुना होगा, यानी 50 साल पूरे हो चुके हैं। डायमंड जुबली 60 साल पूरे हो चुके हैं। प्लैटिनम जुबली 70 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसी आधार पे यहाँ पे दोस्तों प्लैटिनम जुबली के बेसिस पे यहाँ पर ये जो बॉडी है वो न्यूज़ में आई हुई है। तो ये ना एक स्टैचुरी बॉडी है, ध्यान रखना। नंबर 1 क्वेश्चन ये भी है, स्टैचुरी बॉडी कौन सी होती है जिसको एक पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से बनाया जाता है। तो पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से बनाई गई है, इसलिए स्टैचुरी बॉडी है। 1948 में इसको बनाया गया था। तो पहला सवाल आपसे बन सकता है, क्या सेंट्रल सिल्क बोर्ड स्टैचुरी बॉडी है? तो बिल्कुल यहाँ पर इसका सही जवाब यही होने वाला है। कौन से मंत्रालय के अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। या तो ये क्वेश्चन बनेगा या दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा। फिर उसके बाद इसका मेन पर्पज़ क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो मेन पर्पज़ इस बॉडी का है हमारी भारत सरकार को एडवाइस करना। अब भारत सरकार को एडवाइस किस चीज़ पे करेंगे? जो सेरीकल्चर होता है दोस्तों, उस आधार पर। सेरीकल्चर मतलब क्या होता है? जो सिल्क होता है, रेशम की हम बात कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ को लेकर, है ना। कैसे यहाँ पे सिल्क को प्रमोट करना है। आप देख पाते हैं ना, जो सिल्क का कपड़ा आप यूज़ कर रहे हैं ये बनता है एक लंबे चौड़े प्रोसेस के बाद से, है ना, जहाँ पे सिल्क वॉर्म वगैरह का भी यूज़ किया जाता है। तो जो सिल्क इंडस्ट्री है उसके कल्याण के लिए यहाँ पे दोस्तों हमारी सरकार को एडवाइस देने का काम करता है सेंट्रल सिल्क बोर्ड। तो देख रहे हो ये जो बोर्ड है क्यों चर्चाओं में, ये पता चल गया। और यहाँ से ऑप्शन में कोई भी सवाल अगर आएगा तो यहीं से आएगा, वो आपने जवाब यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब दोस्तों वैसे अगर आप देख पाएंगे तो ये 4 टाइप की सिल्क्स पाई जाती हैं मेजरली, जिसमें मलबरी सिल्क होती है, नाम सुना होगा। ये अलग वाले सिल्क वॉर्म से बनती है, ये जो कीड़े हैं इनसे ही बनती है। फिर एक होती है एरी सिल्क, तीसरी है तसर सिल्क और चौथी है म्यूगा सिल्क। तो ये अलग अलग प्रकार की सिल्क आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? किसका? इसी बॉडी की बात कर रहे हैं हम अभी, किसकी? सेंट्रल सिल्क बोर्ड की। तो इसका मेन हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर में। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्योंकि हेडक्वार्टर को लेकर तंबाकू का हेडक्वार्टर यूपीएससी पूछ चुका है, रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर पूछ चुका है, टी बोर्ड का हेडक्वार्टर पूछ चुका है, सिल्क का भी पूछ सकता है। नाउ इतना क्लियर हो गया इस बोर्ड के बारे में। अब यहाँ से थोड़ा और दूर की सोचें तो 1-2 सवाल और बन सकते हैं कि भाई जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है भारत के अंदर में उसका लेवल क्या है। तो ध्यान रखिए इंडिया आज के समय पर दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सिल्क का पूरे वर्ल्ड में। ये 2023 के डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ, दुनिया में जितना भी सिल्क का प्रोडक्शन हुआ उसका 42% प्रोडक्शन केवल भारत ने करके दिया। इस वजह से दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हम हैं। नाउ पहला आपको बताना है। अब चलिए यहाँ पे बात हो रही है इंडिया में कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। तो दोस्तों उसमें है कर्नाटका, ध्यान रखिएगा। मतलब भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है लेकिन इसमें कर्नाटका का सबसे बड़ा योगदान है। जितना भी टोटल सिल्क प्रोडक्शन हुआ 2021-22 के अंदर में, वहाँ पे कर्नाटका का 32% का योगदान रहा। कर्नाटका के बाद दूसरा यहाँ पर आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है,
अब दोस्तों भारत में कौन कौन सी सिल्क प्रोड्यूस होती है? ये चारों सिल्क प्रोड्यूस होती है, मलबरी, एरी, तसर और मूगा। ये ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होती है। एक पर्टिकुलर मैप मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है, इस मैप को देख लेना। ज़्यादातर जो सिल्क है मलबरी सिल्क प्रोड्यूस होती है और वो हमारे इधर सदर्न स्टेट्स में प्रोड्यूस होती है। हम कर्नाटका की बात कर ही रहे थे, आप देख पाओगे कर्नाटका का मेजोरिटी ऑफ रीजन में मलबरी सिल्क का प्रोड्यूस हो रहा है। उसके अलावा जो येलो वाला पोर्शन है ये दिखाता है तसर सिल्क को, बाकी जो ब्लू वाला पोर्शन है ये एरी सिल्क को दर्शाता है, और जो लाइट ग्रीन वाला पोर्शन है वो मूगा सिल्क को दर्शाता है। और जो ये रेड कलर के डॉट है ना दोस्तों, ये दिखा रहा है भारत में कहाँ कहाँ पर सिल्क के मेजर सेंटर्स हैं। ठीक है, लेकिन हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है, ध्यान रखना। बेंगलुरु हब भी बनेगा। रीज़न यहाँ पर यही है क्योंकि कर्नाटका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भी तो दे रहा है ना। ठीक है, क्लियर हो गया? पूरा आर्टिकल A to Z समझ में आ गया? तो एक आर्टिकल जितने ही प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे आप तैयार हैं। चलिए दूसरा आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर। वैसे मैंने द हिंदू के वीडियो में पढ़ा दिया था, लेकिन कई सारे लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, शाम वाला वीडियो ज़्यादातर लोग भी देख रहे हैं, तो मैंने सोचा यार कुछ टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनको दोनों वीडियोज़ में कवर करेंगे, स्किप ना हो। अरे दोनों वीडियो में कवर करने से रिविजन भी हो जाएगा, इसमें बुराई क्या है। तो यहाँ पे बात हो रही है, इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया है एशिया पावर इंडेक्स के अंदर में, जिस वजह से भारत की रैंकिंग जो पिछले साल चौथे नंबर पर थी वो आज के समय पर यानी 2024 में तीसरे नंबर पर आ गई है। तो हुआ मैटर यह है कि हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स दोस्तों हो चुका है रिलीज 2024 का, जिसमें यह दिखाया जाता है कि पूरे एशिया के अंदर में कौन सी सबसे ताकतवर देश आपको नजर आएंगे। तो अगर हम इस लिस्ट में रैंकिंग देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पर आता है USA, दूसरे पर है चाइना, तीसरे पर है भारत, चौथे पे जापान, पांचवें पे ऑस्ट्रेलिया, छठे पे रशिया। कुछ इस तरीके से यहाँ पर अब की बार रैंकिंग दी गई है, समझ गए? तो ध्यान रखना, फर्स्ट USA है, सेकंड चाइना है, ये सवाल बन सकता है वनडे एग्जामिनेशन में, तीसरे पे भारत आ चुका है। लेकिन ये तो यहाँ पे आपसे वनडे एग्जामिनेशन में जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं वहाँ पे पूछा जा सकता है रैंकिंग। UPSC आपसे ऐसे पूछ सकता है कि बताओ भाई एशिया पावर इंडेक्स लॉन्च कौन करता है, वो रैंकिंग वगैरह नहीं पूछने वाला। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो डायरेक्टली ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ये रिपोर्ट कौन लाता है, ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है। तो एशिया पावर इंडेक्स को रिलीज करने वाली जो बॉडी है उसका नाम है लोवी इंस्टीट्यूट। 2018 में इन्होंने ये रिपोर्ट लॉन्च करनी शुरू कर दी थी, और एशिया पैसिफिक रीजन को देखते हुए ये जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज होती हैं उनका ये इंडेक्स तैयार करते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर आखिरकार एशिया की बात हो रही है ना, तो एशिया तो हमारा ये वाला हिस्सा हो गया, इसमें अमेरिका कहाँ से आ गया जिसको अमेरिका को फर्स्ट रैंक पे रख दिया? चाइना को मान लेंगे, रशिया मान लेंगे, रशिया फिर भी आधा यूरोप में है, थोड़ा सा यूरोप में, यूरेशिया वाले रीजन में, बट एशिया ये एशिया का मैप है। भारत मान लेंगे, ये सब देश ठीक हैं, इसमें अमेरिका कहाँ से आ गया? तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझना होगा, जो एशिया पावर इंडेक्स रिलीज होता है ना, इस इंडेक्स में कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो क्राइटेरिया फॉलो जो भी देश कर लेगा उसको यहाँ पे रैंकिंग मिल जाएगी। उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया ऐसे हैं कि भाई एशिया पैसिफिक वाले रीजन में, ये पर्टिकुलर एशिया वाले रीजन में किस देश का प्रेजेंस सबसे ज़्यादा है, जिसमें आप कह सकते हैं मिलिट्री का प्रेजेंस, किसकी मिलिट्री सबसे ज़्यादा फैली हुई है। तो अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे अमेरिका के मिलिट्री बेस बहुत सारे हैं, एशिया वाली जो कंट्रीज़ हैं इनसे भी ज़्यादा। ये आप देख पाओगे एशिया का ही मैप है। जापान, साउथ कोरिया, गुआम, फिलीपींस, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह पे US के मिलिट्री बेस प्रेजेंट हैं, तैनात हैं। तो US की मिलिट्री पावर एशिया में बहुत ज़्यादा है, चाइना से भी ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पे कह सकते हैं US को नंबर 1 पे रखा है, दूसरे पे चाइना को रखा है, बट तीसरे पे हमारा भारत आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है, नाम आपको बता ही दिया है। तो अभी क्या हुआ, इस पर्टिकुलर इंडेक्स में 27 देशों को इवैल्यूएट करके जिसकी सबसे ज़्यादा पावर है इस पर्टिकुलर रीजन में, उसके हिसाब से रैंकिंग इनको दे दी। समझ गए? अब दोस्तों यहाँ पे 8 तरीके होते हैं, 8 मेजरमेंट होते हैं, वो किए जाते हैं, और अलग अलग 131 चीज़ों को देखा जाता है कि इन देशों में 131 मामलों में कौन सबसे आगे, किसकी इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है, किसकी मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा है इस पर्टिकुलर रीजन में, किसके मिलिट्री बेसिस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे तैयार करता है यहाँ पर ये पूरा का पूरा एशिया पावर इंडेक्स। समझ गए? क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल बात करता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। ये तो टॉपिक ऐसा है जिसको लेकर UPSC पहले प्रश्न ऑलरेडी पूछ चुका है। तो क्या बात हो रही है आइए मैं आपको बता देता हूँ। खबरों में हाल ही में चर्चाओं में आया है कि जो हमारे यूनियन फ्रांस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस AIIB नाम का जो बैंक है इसको बोला है क्या कि भाई आप जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए, पैसों का सपोर्ट प्रोवाइड करवाइए। तो इसलिए यहाँ पर AIIB चर्चाओं में। नाउ क्वेश्चन ये है, एग्जाम में सवाल यहाँ सबसे नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा गया तो आपसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में पूछा जा सकता है।
तो ये बॉडी क्या है दोस्तों? एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, ध्यान रखिए। इस बॉडी को 2016 में बनाया गया था। इसका मेन पर्पस क्या है? एशिया या एशिया से बाहर वाली जो कंट्रीज़ हैं, आसपास की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम करना, पैसों का सपोर्ट देने का काम करना। तो ये काम करता है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, एशिया वाला मैप मैं आपको दिखाई चुका हूँ। और ध्यान रखिए AIIB का जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के अंदर ही प्रेजेंट है। स्पेशली चाइना में जो बीजिंग है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इस बैंक के अंदर में टोटल 110 मेंबर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और 110 मेंबर्स में से जिसमें से 96 तो इसके फुल मेंबर्स हैं, बाकी 14 इसके पर्सपेक्टिव मेंबर्स हैं। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि 110 मेंबर्स हैं तो सारे तो एशिया के हैं नहीं, तो एशिया के तो लगभग सभी मेंबर्स कवर हो रहे हैं। एशिया के बाहर से भी जितने भी देश हैं दोस्तों, उसमें से मैक्सिमम कंट्रीज आज के समय पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हिस्सा है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए क्या AIIB जो बैंक है इसमें केवल एशिया से ही मेंबर्स आके जुड़ते हैं, तो आपको बताना नहीं, एशिया से बाहर के देश भी इसमें प्रेजेंट हैं। फिर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ AIIB बैंक में कौन सा देश है जिसके पास में सबसे बड़ा शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी? तो वो है चाइना। चाइना अभी के समय पर सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, लगभग 26.6% के आसपास उसके पास में वोटिंग शेयर है। उसके अलावा सेकंड नंबर पर आता है इंडिया, जिसके पास में 7.6 शेयर है। और थर्ड नंबर पर है रशिया 6% शेयर के साथ में। 2018 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को एक परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के तौर पर। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। तो ऑफिशियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है ये AIIB। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल बहुत काम का है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर के बारे में दोस्तों डिस्कशन हुआ है GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में, आप लिंक कर पाएंगे। क्या है मैटर, आइए मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग जान लेते हैं अपनी आज की खबर, न्यूज़ क्या है। तो इजराइल ने यहाँ पर यह बोला है हमास से, गाज़ा पट्टी में जो लगातार ये वॉर चल रहा है वो हमास के साथ ही चल रहा है। तो इजराइल ने यहाँ पर हमास से ये बोला कि अगर आपको ये वॉर वगैरह थमानी है, सीज़ फायर करना है, तो सीज़ फायर करने के लिए आपका फिलाडेल्फी का जो कॉरिडोर है उसका कंट्रोल हमें दे दो। तो इजराइल ने यहाँ पर ये डील रखी है, कंडीशन रखी है कि अगर चाहते हो ये वॉर रुक जाए, ये जो गोलाबारी चल रही है रुक जाए, तो इसके लिए यहाँ पे आपका फिलाडेल्फी जो कॉरिडोर है इसका कंट्रोल हमें देना होगा। जिस वजह से फिलाडेल्फी कॉरिडोर चर्चाओं में है। और प्लेसेस को लेकर तो यहाँ पर UPSC बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, फेवरेट टॉपिक है उनका। तो दोस्तों फिलाडेल्फी कॉरिडोर के बारे में बेसिक फैक्ट्स ज़रूर से पढ़ के जाना। क्या है ये, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये ना एक छोटा सा लैंड है जो कि बेसिकली 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 100 मीटर के आसपास ये चौड़ाई है। तो ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। मैं आपको मैप दिखाता हूँ, बढ़िया क्लियर होगा। तो दोस्तों ये तो आप वैसे मैप रट चुका होगा, आपके दिमाग में बैठ चुका होगा, लंबे समय से हम यहाँ पर ये मैप यूज़ कर रहे हैं। तो ये है इजराइल, बगल में है गाज़ा पट्टी वाला हिस्सा। ये छोटा सा जो आपको लैंड दिख रहा है, इस एरिया पे ही क्या होता है, हमास का कंट्रोल है। हमास और इजराइल के बीच में लगातार युद्ध चल रहा है पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद से, जिसके बाद इजराइल ने पूरा का पूरा यहाँ पर जो गाज़ा पट्टी वाला रीजन है, इतने ज़्यादा यहाँ पर मिसाइल्स बरसाई हैं, इस एरिया को पूरा चपटा कर दिया है। सैटेलाइट इमेजेस आपने देखी होंगी। अब दोस्तों गाज़ा पट्टी के बॉर्डर को अगर आप देख पाते हैं तो गाज़ा पट्टी 2 कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है। या तो इजराइल के साथ में इनका एक बड़ा बॉर्डर लगता है या फिर इजिप्ट के साथ में इनका बॉर्डर लगता है। अदरवाइज पीछे मेडिटेरेनियन सी के साथ में भी इनका एक लंबा चौड़ा बॉर्डर लगता हुआ नजर आता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों या तो ये घुस के सीधा इजराइल में निकलेंगे या फिर इजिप्ट में निकलेंगे, लेकिन इजिप्ट वाला जो रास्ता है ये आप देख पा रहे हैं ना, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन पे। ये आपको दिख रहा होगा जो रेड कलर का पोर्शन कवर किया गया है, इसकी जो ऐसे लंबाई है, ऐसे ऐसे जो लंबाई है ये है 14 किलोमीटर, और जो चौड़ाई है यहाँ पर ये केवल 100 मीटर के आसपास है। ये छोटा सा कॉरिडोर, मतलब कह लो ये गाज़ा पट्टी और इजिप्ट के बीच का बॉर्डर है। इसी को बोलते हैं हम लोग फिलाडेल्फी कॉरिडोर, ध्यान रखिएगा। जूम करके मैं आपको दिखा दूं तो यह है दोस्तों आपका फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो रेड कलर से मार्क किया गया है। यहीं पर बीच में रफा क्रॉसिंग भी आती है। ये रफा क्रॉसिंग एक रास्ता है बेसिकली जो इजिप्ट से गाज़ा पट्टी को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इजराइल बोल रहा है कि भैया ये वाला टेरिटरी, ये वाला रीजन हमारे कंट्रोल में सौंप दो, हम देख लेंगे सीज फायर को लेकर जो भी चीज़ें होंगी, एग्रीमेंट कर लेंगे, और जो ये गोलियां बाड़ियाँ चल रही हैं रुक जाएंगी। समझ गए? लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देखना, क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले समय पर। नाउ अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बताओ जो ये आपका फिलाडेल्फी कॉरिडोर है ये कौन से 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है? बन सकता है आराम से सवाल यार। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर आपका ये वाला है ना। तो एक तरफ तो मेडिटेरेनियन सी हो गया, ये समुद्र का हिस्सा हो गया,
दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है केरेम शालोम। ध्यान रखिएगा, ये भी एक प्रकार की क्रॉसिंग है और इस क्रॉसिंग को अगर हम देखें तो वो इजराइल के कंट्रोल में आती है। ठीक है, एक क्रॉसिंग यहाँ पर है एरेस क्रॉसिंग, ये भी आपको दिख रही होगी। ये है रफा क्रॉसिंग जो ऑल आइज ऑन रफा करके ट्रेंड कर रहा था, याद होगा, है ना। ये रफा क्रॉसिंग है जो इजिप्ट के कंट्रोल में भी देखने को मिल जाती है। फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो आपको ध्यान में क्या रखना है, दो पॉइंट्स कौन कौन से कनेक्ट होते हैं। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ मेडिटेरेनियन सी या केरेम शालोम के बीच में कौन सा कॉरिडोर आता है, तो वो है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, क्योंकि एक समय पर दोस्तों इजराइल का कंट्रोल था यहाँ पे, इजराइल ने जब विड्रॉ कर लिया बाद में तो इजिप्ट और दूसरी पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, वही यहाँ पर इसको मैनेज कर रहे हैं। इवन इजिप्ट ही यहाँ पर इस बॉर्डर को मैनेज करता है करंट समय पर। तो ये सिनेरियो यहाँ का हो गया। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। तो चाहे इंटरनेशनल न्यूज़ हो, पॉलिटी की न्यूज़ हो, इकॉनमी की न्यूज़ हो, एनवायरमेंट की न्यूज़ हो, सारी न्यूज़ यहाँ पे कवर हो रही हैं। अब देखिए इकॉनमी की न्यूज़ आपके सामने आ गई है, जहाँ पे बात हो रही है G-SEC के बारे में, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। अब मामला क्या है ज़रा ये सुनिए। यहाँ पे हाल ही में एक न्यूज़ निकल कर आती है जहाँ पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो अभी 32 मंथ लो देखने को मिली है, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। लेकिन देखो एग्जाम में ना ये न्यूज़ वगैरह हमारे काम में नहीं आने वाली, डायरेक्ट पॉइंट पर आओ जो एग्जाम में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एग्जैक्टली होती क्या है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक प्रकार का ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी एक ऐसा पर्चा जिसके माध्यम से आप सरकार को पैसा जमा कर सकते हैं। और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों के दोनों इशू कर सकते हैं। ध्यान रखना। अब कहने का मतलब है कि मान लो हमारी इधर केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को पैसे की ज़रूरत है, उनको मनी की रिक्वायरमेंट है, पैसा खर्च करना है। तो पैसा खर्च करने के लिए एक उनके पास ऑप्शन है कि भैया बाहर से सीधा बोरो कर लो या उधार ले लो। एक ऑप्शन उनके पास में होता है इस तरीके का, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला बॉन्ड रिलीज़ करना। बॉन्ड का नाम सुना होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो देती है। तो यहाँ पर इस तरीके से वो बॉन्ड रिलीज़ करती हैं। एक बॉन्ड होता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, 1 साल के लिए, एक होता है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। तो गवर्नमेंट बॉन्ड दे देती है, मार्केट में रिलीज़ कर देती है कि भाई लोग, अगर आपके पास में पैसा है तो आप ये बॉन्ड सरकार से परचेज कर सकते हैं और सरकार को अपना पैसा दे सकते हैं जितने रुपए का बॉन्ड लेंगे, और थोड़ा सा वेट करना, उसके बदले में आपका पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा विद प्रॉपर इंटरेस्ट, यानी ब्याज के साथ में। तो लोग सोचते हैं यहाँ पर बुरा सौदा नहीं है, सही है, क्योंकि रिस्क फ्री रहेगा, सरकार के पास सारा पैसा जमा रहेगा। तो एक तरीके से हम अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रिस्क फ्री बोलते हैं। ज़्यादा कोई रिस्क यहाँ पे होता नहीं है, गवर्नमेंट रिकवर करके वो अमाउंट हमको प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लेकिन ध्यान रखना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 2 प्रकार होते हैं, जैसे मैंने आपको एक झलक पहले ही दे दी थी। एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए और एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए। जो शॉर्ट टर्म वाला होता है इसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ऐसे शब्द होते हैं भाई हम घूम जाते हैं, यार ये क्या है, ट्रेजरी बिल, हमें तो पता ही नहीं है। तो ट्रेजरी बिल भी क्या है, एक प्रकार का गवर्नमेंट बॉन्ड है, वही सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती है, लगभग 1 साल से कम समय के लिए। 1 साल से कम समय के लिए आपने पैसा रख दिया, उसके बाद ले लिया विद प्रॉपर इंटरेस्ट। एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या उसको डेटेड सिक्योरिटीज़ भी बोला जाता है। दोनों ही नाम ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटीज़, ये लॉन्ग टर्म के लिए दी जाती हैं। इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है ये 1 साल से या 1 साल से ज़्यादा होता है, इतने समय के लिए आप पैसा दे सकते हैं ना। सवाल यह है, ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये बढ़िया होते हैं, आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, बाद में रिटर्न में तौर पर ले सकते हैं विद प्रॉपर इंटरेस्ट। लेकिन क्वेश्चन यह है कि इसको इशू कौन करता है। केंद्र सरकार करती है, अभी तो पढ़ा था। सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने अभी पढ़ा गवर्नमेंट बॉन्ड में 2 टाइप्स हैं, ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये दोनों प्रकार के जो हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं इनको इशू करती है। दोनों मतलब सरकार हमारी ट्रेजरी बिल भी देती है और बॉन्ड्स, यानी इसको हम डेटेड सिक्योरिटी बोलते हैं, ये भी जारी करती है। फिर से बोल रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों चीज़ें इशू कर सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट दोनों इशू नहीं करती। स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इशू नहीं करती है। स्टेट गवर्नमेंट केवल और केवल लॉन्ग टर्म वाले यानी गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटीज़ को इशू करती है, जिसको हम स्टेट डेवलपमेंट लोन के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ याद रखो या ना रखो, ये वाला स्लाइड ज़रूर से पढ़ के रखना। एग्जाम में क्वेश्चन बना तो वो आपसे बन सकता है कि बताओ यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इन दोनों चीज़ों को रिलीज़ करती है। ध्यान रखना, मैंने पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट केवल लॉन्ग टर्म बॉन्ड देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों प्रकार के यहाँ पर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करवाती है। ठीक, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल और भी ज़बरदस्त होने वाला है। बात हो रही है अभेद के बारे में। वैसे तो हमने पढ़ा था अपने द हिंदू के वीडियो में, थंबनेल भी लगाया था। अभेद नाम की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की गई, लेकिन जैसे मैंने बोला कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको दोनों ही जगह पे कवर करते चलेंगे हम लोग।
तो दोस्तों यहाँ पे डीआरडीओ और साथ ही साथ आईआईटी दिल्ली, इन दोनों के जो रिसर्चर्स है सबने मिलकर डेवलप कर दिया है अभेद। अभेद क्या है? एक बुलेट प्रूफ जैकेट जो आपको यहाँ पर बगल में दिख रही है। अच्छी बात यहाँ पर यह है दोस्तों, ये जैकेट बहुत ज़्यादा हल्की है। नॉर्मली दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी बुलेट प्रूफ जैकेट्स अवेलेबल है, लेकिन उनका वजन बहुत ज़्यादा होता है। अब वेट ज़्यादा होने की वजह से जो आर्मी वो प्रॉपर यूज़ कर नहीं पाएगी यार, तो इस वाले का वेट बहुत लाइट होता है। और जो ये जैकेट है किससे बनाई गई है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर इन जैकेट को बनाया गया है पॉलीमर से या इंडिजीनियस बोरोन कार्बाइड सेरेमिक मटेरियल से। ठीक है, तो पॉलीमर या इंडिजीनियस बोरोन कार्बाइड सेरेमिक मटेरियल, कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रीज़न यही है कि आप उसको ध्यान से याद रख सकें। अब दोस्तों एक सवाल हो रहा है कि सर ये अभेद लिखा हुआ है, अभेद मतलब जिसको कोई भेद ना सके, तो मतलब इस तरीके से इस जैकेट को तैयार किया गया है कि 6 गोलियां भी चल जाएंगी, कुछ नहीं होने वाला। हमारे जो आर्मी जवान हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए इसको तैयार किया गया है। और इस अभेद में 2 वेरिएंट्स हैं, BIS लेवल 5 और लेवल 6 की 2 वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, एक का वजन 9.25 kg है जो BIS लेवल 6 वाली है, और लेवल 5 वाली का वजन 8.2 kg है। यानी इसमें भी 2 वेरिएंट्स यहाँ पर निकाल दिए गए। एक बात और ध्यान रखिएगा, क्या सर इसका नाम अभेद ही रहेगा? देखिए, अभेद बेसिकली एक शॉर्ट टर्म यूज़ किया गया है, वैसे यहाँ पर इसका अपने आप में एक फुल फॉर्म भी है। अभेद का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। किसने तैयार किया है? DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर इसको रेडी किया है। 360 डिग्री में, 360 डिग्री में चारों तरफ से यहाँ पर ये प्रोटेक्शन हमारे जवानों को प्रोवाइड करवाने वाला है। इसमें क्या यूज़ किया गया है ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। चलिए आगे आते हैं फिर। अगला आर्टिकल बहुत काम का है, ज्योग्राफी की न्यूज़ भी दोस्तों आ चुकी है साथ ही साथ में, जहाँ पे बात हो रही है डिफरेंशियल रोटेशन ऑफ सन के बारे में। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाल ही में काफ़ी ज़्यादा खबरें पब्लिश हुई जहाँ पे बोला जा रहा है, देखो जो हमारा सूर्य है, वैसे हमने अपने पूरे सौरमंडल को, पूरे सोलर सिस्टम को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारे टेलीस्कोप जगह जगह पे लगा रखे हैं। तो हम पूरे यूनिवर्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं टेलीस्कोप के माध्यम से, डेटा हमारे पास में आता रहता है। तो हाल ही में हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने जो कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी डेटा है, कोडाईकनाल ये जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर, भारत में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो 100 ईयर्स तक का डेटा है, यानी कि जो हमारा सूर्य का जो रोटेशन हो रहा है, जो सूर्य यहाँ पर घूम रहा है गोल गोल, उसका जो रोटेशन हो रहा है उसमें 100 ईयर्स तक का डेटा यूज़ किया। और डेटा यूज़ करने के बाद में ये बताया है कि जो सूर्य का रोटेशन हो रहा है, जो सूर्य घूम रहा है, उसमें कुछ चेंजेस नज़र आए हैं, उसमें यहाँ पर कुछ बदलाव हैं। यानी ऊपरी भाग और निचला भाग, बीच का भाग सब आगे पीछे घूम रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रोटेशन ऑफ सन। ध्यान रखना, वैसे कई सारे लोग होंगे जो कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन मैं कंफ्यूज होने नहीं दूंगा, मैं आपको बताता हूँ आखिरकार मामला क्या है। देखो हमारा जो सूर्य है ना वो स्पिन हो रहा है, ऐसे गोल 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 इस तरीके से यहाँ पर सूर्य घूम रहा है। अब अपने ही उस पर घूम रहा है, तो जब घूम रहा है तो पता ये चला, इतना सारा डेटा जो हमने इतने सालों का डेटा इस्तेमाल किया, उससे ये पता चला कि कुछ हिस्सा पहले घूम रहा है, कुछ हिस्सा आगे घूम रहा है। कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है यार, आगे पीछे कैसे घूम सकता है कुछ हिस्सा? तो दोस्तों यहाँ पर सूर्य आपको पता होना चाहिए गर्म है ना, सूर्य पूरी तरह से गर्म है, तो इतना ज़्यादा रिजिड नहीं है, ठोस नहीं है वो। तो होता यहाँ पर यह है कि सूर्य के जो पोलर वाले रीजन्स है, जैसे ये हो गया आपका साउथ पोल, और ये हो गया यहाँ पर आपका, सॉरी क्या है यार, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, और नीचे हो गया यहाँ पर आपका साउथ पोल। ठीक है, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये बीच वाला हो गया इक्वेटर, है ना। तो ये पता चला कि जब ये सूर्य रोटेट करता है तो ऊपर जो हमारे पोलर वाले रीजन्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये 35 दिन में रोटेट हो रहे हैं, और यहाँ पे जो इक्वेटर वाला रीजन है ये 25 दिन में रोटेट हो रहा है ना। यानी इक्वेटर वाले रीजन को लग रहे हैं 25 दिन पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में, और जो पोल वाले रीजन हैं इनको लग रहे हैं 35 दिन पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में। तो आगे पीछे हिस्सा यहाँ पर ये घूम रहा है, वो यहाँ पर कहना है, समझ गए? ये बीच वाला हिस्सा जल्दी से रोटेशन पूरा कर ले रहा है, ये आगे भाग रहा है, ये थोड़े से धीरे धीरे यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं। बस खाली यही डेटा पता चला है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे हमारे प्लैनेट्स होते हैं ना, दूसरे ग्रह जो होते हैं वो रिजिड एंड ठोस हैं, उनमें ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जब बात करते हैं सन की, सूर्य की, तो यहाँ पर ये गैस प्लाज्मा है, प्लाज्मा की बॉल बनी हुई है, समझ गए? इतना सॉलिड नहीं है। तो इससे बहुत सारी स्टडीज़ की जा सकेंगी, मैग्नेटिक स्टॉर्म जो है अर्थ के ऊपर में, उसके बारे में पता लगाया जा सकेगा। नाउ एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये सब डेटा हमें मिला कहाँ से? ये सब डेटा मिला है, जैसे मैंने आपको बताया, तमिलनाडु के अंदर हमारे पास में कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से ये डेटा यूज़ किया गया है।
तो ये सोलर ऑब्जर्वेटरी कौन ऑपरेट करता है, ध्यान रखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यहाँ पर इसको चलाता है। और अभी के समय पर 125 एनिवर्सरी भी पूरे हो चुके हैं, 125 साल हो चुके हैं इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेटरी को। जो कोडाईकनाल है, ये लोकेशन बहुत अच्छी है। ये लोकेशन यहाँ पर इक्वेटर के जस्ट करीब में है। यहाँ पे कोई धूल धाल नहीं है, थोड़ी ऊंचाई जगह है, तो इससे अच्छे से यहाँ पर हम जो अपना सौर मंडल है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पे नहीं है, इस वजह से उसी पर्टिकुलर लोकेशन को चुना गया है इस ऑब्जर्वेटरी के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। चलिए, एक और धमाकेदार न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने। बात हो रही है डिफरेंशियल, अबे यार ये क्या हो गया, थंबनेल तो हमने, सॉरी, चलो आर्टिकल पर आते हैं डायरेक्ट। ये जो महिलाएं आपको दिख रही हैं, बेसिकली यहाँ पर हेडिंग ये नहीं है, हेडिंग यहाँ पर है विमेन एंड स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम, WSLP। तो अभी यहाँ पर जो स्पेस अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी लीडरशिप प्रोग्राम हैं, इसमें महिलाओं को भी इन्वॉल्व किया जाए, उसको लेकर ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव शुरू हुआ। तो विमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम जो है, ऐसा प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया है UK इंडिया के पार्टनरशिप के तौर पर। हुआ यहाँ पर यह है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम ने, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया UK इंडिया एजुकेशन रिसर्च इनिशिएटिव के तौर पर। और इसको किसने लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। और ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने बोला ना, ये UK और इंडिया दोनों के कोलैबोरेशन के माध्यम से लॉन्च हुआ है। तो एक तरफ तो हमारी हो गई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, दूसरी तरफ हो गई ब्रिटिश काउंसिल। तो दोनों ने आपस में कोलैबोरेट करने के बाद में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लॉन्च किया। ठीक, इतनी बात ध्यान रखेंगे। अब इसका मेन पर्पस क्या है, नाम से पता चल रहा है, जो महिलाओं की लीडरशिप है स्पेशली स्पेस प्रोग्राम्स के अंदर में, उसको मजबूत करना, उसको बढ़ावा देना, महिलाओं का रोल स्पेस साइंस के अंदर में इंक्रीज करना, ये हमारा मेन पर्पस है इस पर्टिकुलर बॉडी का। लेकिन कहोगे यहाँ से एग्जाम में कोई क्वेश्चन बन सकता है, आराम से बन सकता है। क्या बनेगा, किसने लॉन्च किया है, प्लीज़ इसको ज़रूर ध्यान रखना। ये कौन से दो देशों के बीच का पार्टनरशिप के तौर पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हमने लॉन्च किया, वो है UK इंडिया। ठीक है, चलिए, ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। कैसा लगा सेशन बता सकते हैं। आज अपने पास में टाइम बहुत कम था, इस वजह से आर्टिकल को और बहुत ज़्यादा क्रिस्प करके आपको पढ़ाया गया है मज़ेदार तरीके से। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, यानी कल सुबह मिलेंगे। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।